आप ये क्यों कह रहे हैं? बस से बनारस, बस से बक्सर, मत से मोदी, मत से मिथिलेश, हर जगह कह रहे हैं। हाँ, ये तो कहेंगे ही। ये इसलिए कि ये मानसिकता एक जगह करना है लोगों को। जब तक यहाँ की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के रहने वाले थे और कश्मीर के लिए आंदोलन किया उन्होंने, धारा 370 के लिए और कॉमन सिविल कोड के लिए। और मैं तो पहले दिन कह रहा हूं, मैं पुजारी बन के आया हूं। बक्सर हमारे लिए मंदिर है और यहाँ के नर नारी मेरे लिए देवी देवता है। तो मेरा तो विजन स्पष्ट है और मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं, बनारस के समतुल्य विकास बक्सर का होना चाहिए। बनारस प्रधानमंत्री जी की का क्षेत्र है, बगल में प्रधानमंत्री जी सांसद, और बनारस जिस धरती पे प्रभु श्री राम ने शिक्षा लिया, वहां बड़ी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। ये मेरे मन में है और मैं चुनाव में जाऊंगा, घोषणा पत्र जारी करके जाऊंगा। मेरा भी अपना घोषणा पत्र होगा। मैं जनता से राय ले रहा हूं, रामगढ़ के लिए क्या करना जरूरी होगा, दिनारा के लिए क्या करना जरूरी होगा, राजपुर के लिए क्या करना जरूरी होगा, ब्रह्मपुर के लिए क्या करना जरूरी होगा, डुमरांव के लिए क्या करना जरूरी होगा, बक्सर के लिए क्या करना। ये 6 विधानसभा जो है, ये मिला करके अगर बक्सर लोकसभा है तो 2 जिलों का 2-2 विधानसभा है। इस सीट पे कोई मैं थोड़े लड़ रहा हूं, मोदी जी लड़ रहे हैं। मोदी जी ने अपने मुझे छोटा भाई समझ करके और बनारस के बगल में बक्सर में मुझे टिकट दिया। ये कार्यकर्ता नारा लगा रहे हैं कि मोदी की परछाई है, मिथिलेश हमारा भाई है। ये बक्सर में गूंज रहा है गलियों में। तो मैं तो परछाई हूं मोदी जी का। और मोदी विकास पे वोट हो, जाति के नाम पे वोट ना हो। देखिए, बिहार अब बदल रहा है। अब वो पहले वाला बिहार नहीं है। परिवारवाद से बिहार बाहर निकल रहा है, जातिवाद से बिहार बाहर निकल रहा है और विकासवाद की ओर देख रहा है, राष्ट्रवाद की ओर देख रहा है, सनातनवाद की ओर देख रहा है। ये चीजें जो बिहार की। देखिए, हम लोग बक्सर पहुंचे हुए हैं और बक्सर में हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं एनडीए के प्रत्याशी यानी बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी जी। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूं और स्टार्ट करता हूं। 2-4 सवाल हैं, जवाब लेने का प्रयास करूंगा। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप बक्सर के बारे में कितना जानते हैं? बहुत जानते हैं। बक्सर के बारे में क्या, मैं पूरे बिहार के बारे में हम जानते हैं। और इसलिए जानते हैं कि बिहार को जो हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। इसलिए 35 वर्षों के राजनीतिक जीवन में पूरे बिहार सहित बक्सर को ज्यादा जानते हैं, क्योंकि 95 से मेरा बक्सर आना जाना रहता है। लोग ये भी कहते हैं कि टिकट का कोई नाम चर्चा नहीं था, आपको टिकट मिल गया। तो इसमें चर्चा की क्या जरूरत है। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, दिन रात पार्टी का काम करते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि नहीं, मिथिलेश तिवारी सुयोग्य उम्मीदवार हैं बक्सर, तो नेतृत्व ने भेज दिया। तो न मैंने मांगा टिकट, मांगेंगे तब ना चर्चा होगी। तो हम लोग निरंतर काम करने वाले लोग, सिपाही की तरह काम करते हैं। अब पार्टी को लगा कि भाई विधानसभा लड़ो तो विधानसभा लड़े, पार्टी को लगा कि लोकसभा लड़ो तो लोकसभा लड़ रहे हैं। इसलिए इसमें चर्चा की गुंजाइश कहाँ है। चर्चा उनका होता है जिनका कोई योगदान नहीं होता है, वो चर्चा के बदौलत अपने रास्ता बनाते हैं। हम लोग काम और अपनी तपस्या और एकनिष्ठ भाव के कारण चर्चा में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और पार्टी अपना काम देते रहती है। बक्सर के लिए विजन क्या है, लोग ये जानना चाह रहे हैं। बक्सर की जनता खास करके जानना चाह रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ठप्पा लगा हुआ है। जैसे लोग कहते हैं कि बाहरी लोग आते हैं, विकास नहीं हो पाता है। आप कितना अरे विकास आप लोग इस फ्रेम से बाहर निकलिए भाई मेरे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के रहने वाले थे और कश्मीर के लिए आंदोलन किया उन्होंने, धारा 370 के लिए और कॉमन सिविल कोड के लिए और परमिट राज के खिलाफ। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अगर ये दिमाग में रहता कि मैं बंगाल का हूं, मैं कश्मीर के लिए क्यों लड़ूं, तो आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं हुई रहती। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक राष्ट्रवादी विचार के थे, केंद्र में मंत्री थे, मंत्री पद उन्होंने छोड़ दिया देश के लिए, और वो बंगाल से जम्मू कश्मीर पहुंच गए। जेल में उनको डाल दिया गया, उनको वहां मार दिया गया, और वहीं से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का ये एक छोटा सा पौधा आज बड़ वृक्ष के रूप में खड़ा है। तो ये देश के लोगों को सोचना पड़ेगा, राष्ट्रवादी विचार कहीं से भी पैदा हो, देश के काम आना चाहिए। तो इसलिए ये छोटी मानसिकता में जो महागठबंधन के लोग हैं उनको रहने दीजिए, लेकिन बक्सर की जनता का एक बड़ा मानसिकता है। और बक्सर की जनता, चूंकि यह एक सामान्य लोकसभा नहीं है, प्रभु श्री राम की यह शिक्षा स्थली है, महर्षि विश्वामित्र जी की यह तपोभूमि है। यहां से एक संत और महंत हुए जिन्होंने जाकर के पूरे देश में सनातन का प्रचार किया, जिनकी पुण्य भूमि को प्रणाम करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं।
त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, परम पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, परम पूज्य मामा जी महाराज, ये सब तो इस बक्सर की ताकत रहे हैं। तो इस नाते बक्सर पे सबका हक है। बक्सर जो है ये तो ऋषि मुनियों की धरती है, इसको तो सबको प्रणाम करना चाहिए। और मैं तो पहले दिन कह रहा हूं, मैं पुजारी बन के आया हूं, बक्सर हमारे लिए मंदिर है और यहाँ के नर नारी मेरे लिए देवी देवता है। तो मेरा तो विजन स्पष्ट है और मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं, बनारस के समतुल्य विकास बक्सर का होना चाहिए। बनारस प्रधानमंत्री जी की का क्षेत्र है, बगल में प्रधानमंत्री जी सांसद, और बनारस बड़ी तेजी से बदला है। आप देखे होंगे काशी कॉरिडोर बना, यहाँ बक्सर कॉरिडोर बनना चाहिए। इसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पांव पकड़ लूंगा और बक्सर का आगे बढ़ना तय है। इस विजन को लेके हम लोग यहाँ आगे। मतलब आपका विजन क्या है? एक तो मोदी जी का विजन जो भी है वो आप लोग लेकर चल रहे हैं, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपका क्या विजन है कि बक्सर को कैसे आगे बढ़ाइए? मैं तो कह रहा हूं ना, मोदी जी का विजन है विकसित भारत, मेरा विजन है विकसित बक्सर। बक्सर विकसित होगा तभी तो भारत विकसित होगा। और मोदी जी प्रधानमंत्री है तो स्वाभाविक है पूरे देश की चिंता करें। तो मैं एमपी बनूंगा आप यहाँ की जनता के आशीर्वाद से, तो मैं बक्सर की चिंता करूंगा और सारे एमपी अपने अपने क्षेत्र की चिंता करेंगे तो एक दिन विकसित भारत बनेगा। तो सीधा विजन है, इसमें कहीं कोई बाएं दाएं की बात ही नहीं। जिस धरती पे प्रभु श्री राम ने शिक्षा लिया वहां बड़ी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, ये मेरे मन में है। और मैं चुनाव में जाऊंगा, घोषणा पत्र जारी करके जाऊंगा, मेरा भी अपना घोषणा पत्र होगा। मैं जनता से राय ले रहा हूं, रामगढ़ के लिए क्या करना जरूरी होगा, दिनारा के लिए क्या करना जरूरी होगा, राजपुर के लिए क्या करना जरूरी होगा, ब्रह्मपुर के लिए क्या करना जरूरी होगा, डुमरांव के लिए क्या करना जरूरी होगा, बक्सर के लिए क्या करना। ये 6 विधानसभा जो है ये मिला करके अगर बक्सर लोकसभा है तो 2 जिलों का 2-2 विधानसभा है, इससे जुड़ा हुआ है। तो जब हम बक्सर की बात करते हैं तो रामगढ़ को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हमारी चर्चा नहीं हो रही। जब हम बक्सर की बात करते हैं तो दिनारा को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारी बात नहीं है। बक्सर का मतलब ये है कि बक्सर लोकसभा में 6 विधानसभा है और सबकी उन्नति, सबका विकास मेरी प्राथमिकता है। और बक्सर चूंकि नाम बहुत बड़ा है और ये आध्यात्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी और ये पर्यटन के क्षेत्र से महत्वपूर्ण नगरी है। तो इस यहाँ अगर मैं पुजारी बन के आया हूं तो इस भूमि का क्या प्रभाव है, यहाँ के संत और महंत का क्या स्थान है, अगर इसका प्रचार प्रसार मेरे रहते नहीं हुआ तो मेरा आना बेकार है। इसलिए मैंने कहा कि बनारस के समतुल्य विकास इसका होगा। बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ पर स्वीकृत कराई जाएंगी और बड़े बड़े मिशन के लिए लड़ा जाएगा, स्पष्ट है। और जब बड़ी बात हम कह रहे हैं तो इसमें छोटे बात के लिए कोई स्थान नहीं। मुकाबला किससे है? महागठबंधन में या फिर बीएसपी से लोग हैं या फिर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं उनसे? कहाँ निर्दलीय उम्मीदवार के चक्कर में आप लोग पड़ गए। देखिए बसपा लड़ रही है, एक मजबूत कैंडिडेट बसपा के भी यहाँ लड़ रहे हैं जो कई साल से यहाँ लगे हुए हैं, और यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के भी उम्मीदवार हैं जो एक क्षेत्र के विधायक हैं। तो मुझे लगता है कि सभी हमसे लड़ रहे हैं, हमारा किसी से मुकाबला नहीं। और हमारी लड़ाई चूंकि जनता लड़ रही है, मैं क्या हूं, मैं निमित्त मात्र हूं। मैं एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं। मोदी जी ने मेरे हाथ में कमल दिया है और इस आदेश के साथ दिया है कि कमल मुरझाना नहीं चाहिए, उसके लिए मैं दिन रात जी जान से लगा हूं। लेकिन मेरी लड़ाई जनता लड़ रही है, बिहार यहाँ बक्सर की जनता लड़ रही है। इसलिए जब जनता लड़ने के लिए उतर जाए तो फिर किससे मुकाबला है। और ये लड़ाई प्रधानमंत्री के चुनाव का है, तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मोदी जी हैं और सामने कोई उम्मीदवार नहीं। तो जो यहाँ की जनता है वो चतुर है, बुद्धिमान है, यहाँ की जनता राष्ट्रवादी है। तो फिर इसमें डाउट कहाँ है कि कौन चुने जाएंगे। और जिस सीट पे, इस सीट पे कोई मैं थोड़े लड़ रहा हूं, मोदी जी लड़ रहे हैं। मोदी जी ने अपने मुझे छोटा भाई समझ करके और बनारस के बगल में बक्सर में मुझे टिकट दिया, तो हमारे तो उम्मीदवार मोदी जी हैं। लोग एक नारा भी दिए हैं कि कार्यकर्ता नारा लगा रहे हैं कि मोदी की परछाई है मिथिलेश हमारा भाई। ये बक्सर में गूंज रहा है गलियों में। तो मैं तो परछाई हूं मोदी जी का, और मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम ये हर सीट पे जनता को लुभा रहा है। और आप तय जान लीजिए, बीजेपी बड़ी मार्जिन से इस बार जीतेगी। अब बड़ी मार्जिन की बात कर रहे हैं, 400 पार का नारा आप लोग दिए हैं कि एनडीए 400 पार। यहाँ पर अब बात ये नहीं हो रही है कि किसकी हार किसकी जीत होने वाली है, सिर्फ बातें ये हो रही है कि अब एनडीए की कितनी सीटें आएंगी। ये लोग कह रहे हैं कि एक जो नहीं होता है कि इस मतलब हार जीत के
चर्चा ही खत्म कर दिया जाए। यहाँ पर ये देखा जाए कि सीटें कितनी आ रही है, यहाँ पर विपक्ष है ही नहीं, इसकी चर्चाएँ ज़्यादा चल रही है। तो ये नहीं जनता के बीच में ये कर दिया जाए कि 400 पार। आप एक चीज बताइए, भाई चुनाव तो प्रधानमंत्री बनाने का है ना, देश किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा? तो 10 साल में मोदी जी ने तो प्रूफ किया है, और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार स्वतः मोदी जी हैं और जनता के डिमांड पे हैं। आपने देखा होगा सारे चैनल जब सर्वे सामने लाते हैं तो सर्वे का रिपोर्ट क्या कहता है सबको मालूम है। मोदी जी के आसपास कोई दुनिया में नहीं है, तो इस देश में कहां कोई नेता मिलेगा? तो अब चूंकि लड़ाई पीएम का है, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, विपक्ष का स्थिति यह है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और वो एक एक करके बिखर रहा है। इंडिया गठबंधन बनाया था नीतीश जी ने, और नीतीश जी मोदी जी के साथ खड़े हो गए, तो इंडी का पिंडी उसी दिन हो गया। तो अब कौन गठबंधन है जो लड़ेगा? आज पूर्णिया में पप्पू यादव भी नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि वहां पर राष्ट्रीय जनता दल ने बीमा भारती को उतार दिया, आप पप्पू यादव नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे ये लोग? एक पप्पू दूसरे पप्पू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, है? ये देश की जनता नहीं चाहती। देश की जनता मोदी जी के साथ है, और हो क्यों नहीं? मोदी जी ने आज भारत की इकोनॉमी को 5वें स्थान पर से 4थे स्थान तक पहुंचा दिया। पहले भारत की इकोनॉमी कहां थी सबको मालूम है, पहले गरीबों की स्थिति क्या थी ये सबको मालूम है, पहले भारत की सीमाएं कितनी सुरक्षित थी ये सबको मालूम है, और पहले नौजवानों की कमाई और महिलाओं की का सम्मान और बीमार की दवाई, इसकी चिंता कोई नहीं करता था। और किसानों को जो 6-6 हजार रुपया मोदी जी दे करके किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और उनकी आमदनी दुगुनी कर रहे हैं, ऐसा विजन किसी प्रधानमंत्री का नहीं था जो मोदी जी का है। बेरोजगारी मुद्दा खत्म हो गया, महंगाई खत्म हो गया, सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति है। आप एक चीज बताइए, आज अगर अयोध्या नगरी सजी है, तो आज अयोध्या नगरी में कितने लोग आ रहे हैं पूजा पाठ के माध्यम से या दर्शन के माध्यम से, तो इकोनॉमी किसकी बढ़ रही है? अयोध्या का आज इकोनॉमी नंबर 1 पे है। प्रभु श्री राम के मंदिर होने के कारण देश भर, देश विदेश के श्रद्धालु आ रहे हैं और वहां पर आकर के पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो आमदनी तो वहां की बढ़ रही है। तो ये धर्म 2-3 कारणों से, धर्म शांति देता है, धर्म सही रास्ते पर चलाता है, और धर्म आदमी के विचारों का एक बड़ा परिवर्तन करता है। और साथ ही साथ चाहे वो तिरुपति चले जाइए, चाहे वो साईं बाबा के दरबार चले जाइए, चाहे वो आप काशी चले जाइए, चाहे वो बाबा बैजनाथ की नगरी चले जाइए, और चाहे अब अयोध्या चले जाइए, जहां जहां भी हमारा धर्म ध्वज है वहीं वहीं श्रद्धा है, और वहीं वहीं लोग जा रहे हैं, और वहीं के इकोनॉमी बढ़ रही है। एक चाय का दुकानदार भी दिन भर में 5,000 रुपया कमा रहा है, यही तो रोजगार है। एक टैक्सी वाला नौजवान एक टैक्सी लेता है बैंक से और वो पर्यटकों को घुमा रहा है, यही तो कमाई है। और मोदी जी ने तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन, इन सब चीजों के माध्यम से नौजवानों को सहारा दिया। और आप जान लीजिए, हमारे यहाँ नौकरी तो सबको दे नहीं सकते, सरकारी नौकरी सीमित है, लेकिन आप गुजरात जब जाएंगे तो देखेंगे वहां लोग नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भरते हैं। वहां लड़के जब पढ़ लिख करके जब आ जाते हैं, वो सीधा लड़के क्या करते हैं, बिजनेस की तरफ बढ़ जाते हैं। और यही तो कारण है कि गुजरात बिहार में कैसे ये होगा? बिल्कुल होगा, बिहार का माइंडसेट चेंज होगा, और हमारे जितने भी नौजवान हैं उनको सहारा देने के लिए एनडीए की सरकार खड़ी है। और आपने देखा होगा बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपया 94 लाख लोगों को, 90 से 94 लाख लोगों को सहायता के लिए कि कुछ करे जीवन में, उसके लिए भी योजना चलाया। और प्रधानमंत्री जी की पहले से बहुत सारी योजनाएं चल, अभी आपने देखा होगा पीएम विश्वकर्मा योजना, ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जिसको कोई मदद नहीं करता था। और एक बड़े पैमाने पर एक पार्लियामेंट में 5-5 हजार लोगों को, 7-7 हजार लोगों को ये योजना का लाभ मिल रहा है। तो ये सारी कवायद की जा रही है कि हमारा देश खड़ा हो और भारत तीसरी इकोनॉमी से भी ऊपर बढ़े। ये संकल्प है विकसित भारत का, और ये मोदी जी कर रहे हैं, और देश की जनता मोदी जी के साथ इसीलिए खड़ी है। एक आखिरी सवाल, बिहार है और बिहार में सबसे ज्यादा जाति की बात होती है। कहीं भी कोई भी उम्मीदवार उतरता है तो जाति देखी जाती है कि इनके कौन जाति, ये कौन जाति से हैं, इनके जो मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, किस जाति के हैं। इसको कैसे आप लोग मिटाइएगा कि विकास पे वोट हो, जाति के नाम पे वोट ना हो? देखिए, बिहार अब बदल रहा है, अब वो पहले वाला बिहार नहीं है। परिवारवाद से बिहार बाहर निकल रहा है, जातिवाद से बिहार बाहर निकल रहा है, और विकासवाद की ओर देख रहा है, राष्ट्रवाद की ओर देख रहा है, सनातनवाद की ओर देख रहा है।
ये चीजें जो बिहार की नियति बन गई थी, ये किसी समय में संकीर्ण मानसिकता वाले नेताओं ने बिहार के लोगों का माइंडसेट चेंज कर दिया था। और मुझे याद है कि एक बार बीबीसी का एक पत्रकार हमारे साथ हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं देश के हर कोने में जाता हूं तो लोग कहते हैं प्लीज वोट, प्लीज कास्ट योर वोट, और मैं बिहार आता हूं तो लोग कहते हैं प्लीज वोट ऑन कास्ट। तो ये बिहार की बदनामी थी, लेकिन अब इससे बिहार बाहर निकल रहा है। और आपने देखा होगा बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, मोदी जी। और इसलिए आप देखते होंगे मोदी जी को हर समाज का वोट मिलता है। और कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल का उन्होंने स्लोगन दिया, और वो मंत्र था देश का। मोदी जी ने क्या किया? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और इसमें सभी की बात हो रही है, सभी का विकास हो रहा है, सबको सम्मान मिल रहा है, और सब अपने अपने प्रयास से विकसित भारत के सपनों को पूरा करने में लगे हैं। यही तो नया भारत है। अब ये क्यों कह रहे हैं बस से बनारस, बस से बक्सर, मिथिलेश, हर जगह कह रहे हैं? हाँ, ये तो कहेंगे ही। ये इसलिए कि ये मानसिकता एक जगह करना है लोगों को। जब तक यहाँ की जनता बनारस के बराबर विकास करने के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक हम अकेले क्या करेंगे? इसलिए मैंने कहा ये नियति है। राम वर्ष में मैं यहाँ आया हूं, मेरा नाम मिथिलेश है। मिथिलेश राजा जनक का नाम था, तो मैं तो सीधा भगवान राम से जुड़ा हूं। और ये सीता मैया की नगरी है बिहार। सीता मैया ने बिहार में जन्म लिया, उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। तो राम जी तो हम लोग के रिश्तेदार हैं। और आज आधुनिक युग के निर्माता जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, जो स्वामी विवेकानंद का भी नाम नरेंद्र था और मोदी जी का भी नाम नरेंद्र है, और ये हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम लोग के बगल में बनारस में उलड़ रहे हैं। तो जब हम ये बात कहेंगे बस से बक्सर, बस से बनारस, तो बक्सर और बनारस साथ साथ चलने लगेगा। फिर हम कहेंगे कि मैं नारा लग रहा है, कार्यकर्ता लगा रहे हैं कि मोदी की परछाई है, मिथिलेश हमारा भाई है। तो स्वाभाविक है, म से मोदी, म से मिथिलेश, ये तो आना ही आना है। तो मैं भी परछाई हूं मोदी जी का, मैं मोदी जी से अलग सोच ही नहीं सकता। तो देखिए, मोदी जी से अलग ये कह रहे हैं कि मैं सोच नहीं सकता, और एक नारा जो दिया जा रहा है कि बस से बनारस, बस से बक्सर, म से मोदी, म से मिथिलेश, यही नारा के साथ पूरे बक्सर में लोग घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी की परछाई है, मिथिलेश हमारा भाई है। चलिए देखते हैं, इंतजार करते हैं कि 4 जून को होता क्या है, बक्सर की जनता किसको दिल्ली भेजती है। फिलहाल इस पर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।